स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी सेहतमंद और नियमित रूप से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब के नाम से जानते हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना वाक्य का निर्माण संभव नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि एक वाक्य का निर्माण कर्ता, कर्म और क्रिया से होता है। यदि वाक्य में से क्रिया हटा दी जाए तो वाक्य का कोई आशय नहीं निकलता है। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन पर हम गौर करते हैं। उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि क्रिया क्या है। पहला जो उदाहरण है हमारा, जानवी फूल तोड़ती है। पहले उदाहरण में क्या कार्य हो रहा है? फूल तोड़ने का। दूसरा उदाहरण, राहुल ने आम खाया। यहाँ खाने का कार्य हो रहा है। तीसरा उदाहरण, चिड़िया उड़ रही है। यहाँ उड़ने का कार्य हो रहा है। अब यदि हम तोड़ती, खाया और उड़ रही इन पदों को हटा दें तो यहाँ वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया जो है वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बिना वाक्य का कोई आशय नहीं निकलता है। इन क्रियापदों से स्पष्ट हो रहा है कोई ना कोई कार्य हो रहा है। तो जो निष्कर्ष निकलता है हमारा वो ये है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो इन शब्दों से कोई ना कोई कार्य हो रहा है, कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, तो ये सभी क्रियापद हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, वो सब क्रियाएं हैं। जैसे उठना, बैठना, आना जाना, रोना धोना, पढ़ना लिखना, ये सब क्रिया है। अब प्रश्न ये होता है कि हिंदी में हम क्रिया कैसे बनाएं? तो बड़ा आसान है। संस्कृत में जो धातुएं होती है, हिंदी में उन धातुओं के साथ में ना लगा दिया जाता है और वो क्रिया रूप बन जाता है। जैसे पढ़ना है तो इसमें मूल धातु पढ़ हो गई, ना प्रत्यय हो गया, पढ़ना है। गाना में गा होगी, मूल धातु, ना प्रत्यय हो गया। इसी तरीके से हंसना है, हंस मूल धातु होगी, ना प्रत्यय हो गया, क्रिया बन गई। इसी तरीके से चलना है। तो सभी क्रियाएं इसी प्रकार से बनती है। क्रिया के भेद, क्रिया के निम्न आधारों पर भेद किए गए हैं। कर्म के आधार पर, प्रयोग एवं रचना के आधार पर। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म, कर्म एक कारक है जिसका पहचान चिन्ह, जिसे हम परसत कहते हैं, को होता है। सजीवों के साथ में को का प्रयोग किया जाता है और निर्जीवों के साथ में को का प्रयोग नहीं होता है। यह इस कारक की पहचान होती है। कई बार विद्यार्थी भ्रमवश क्रिया को और कर्म को एक समझ लेते हैं, जो कि गलत है। क्रिया किसी कार्य का करना या होना होता है, जबकि कर्म क्रिया का फल जो है वाक्य में कर्ता को छोड़कर जिस शब्द पर पड़ता है वो कर्म होता है। तो यहाँ कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद किए गए हैं वो दो भेद हैं। नंबर एक है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, और दूसरा जो भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। हिंदी में यदि किसी विषय वस्तु को समझना है, किसी टॉपिक को समझना है, तो आप उस शब्द पर गौर कीजिए। शब्द में ही उसका अर्थ, उसकी परिभाषा छुपी हुई होती है। क्या देखिए, अकर्मक, यानी नहीं, क्रिया के साथ कर्म नहीं तो वह कर्मक क्रिया होगी। सकर्मक, क्रिया के साथ में कर्म है
तो सकर्मक क्रिया। यहाँ एकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। यहाँ जो पूर्ण सकर्मक क्रिया है इसके दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया को बांटा गया है। ध्यान दीजिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के दो भेद है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद किए गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इस प्रकार से कर्म के आधार पर ये क्रिया के भेदों को बांटा गया है। अब हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अकर्मक क्रिया क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा, शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अकर्मक यानी कर्म नहीं। तो यहाँ जो अकर्मक क्रिया की परिभाषा सामने आती है वो इस प्रकार है, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोनों में से कोई सी परिभाषा हम याद रख सकते हैं, दोनों परिभाषाओं का एक ही आशय है। वाक्य में क्रिया का फल, फल का मतलब होता है प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया
अब यदि बच्चों से पूछा जाएगा कि बताओ ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो हो सकता है बहुत से बच्चे कहेंगे सकर्मक क्रिया है। क्यों? इसमें कर्म तो है, उड़ने का कर्म तो हो रहा है, जबकि उड़ना कर्म नहीं है, उड़ना क्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चिड़िया यहाँ पर कर्ता है और उड़ना यहाँ पर क्रिया है। इसका मतलब यह है कि इसमें कर्म उपस्थित नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। और देखिए, शिवा छत पर बैठा है। तो शिवा कौन है? कर्ता है। बैठा है ये क्रिया है, और छत पर ये अधिकरण कारक है। यानी कि इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। ध्यान रखिए, कोई क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। क्रिया का अकर्मक या सकर्मक होना वाक्य में प्रयोग पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इस अकर्मक क्रिया के उपहितों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, बड़ों का कहना मानिए।